नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने नाक और मुंह को दुपट्टा, गमछा या मास्क से ज़रूर ढकें और अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज़र का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहें। बच्चों, आज पुनः मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में भूमि संरक्षण और जल संरक्षण के बहुत सारे उपायों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए भी आप विभिन्न प्रकार के उपायों को जानेंगे। बच्चों, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के विभिन्न अवयवों के बारे में भी आप आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, GEAG के अध्यक्ष डॉक्टर सिराज वजी सर के द्वारा बताया जाएगा कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि पेयजल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और क्या क्या खतरे हैं। बच्चों, बिन पानी सब सून, पानी के बिना और हवा के बिना सभी जीव जंतुओं का जीवन अधूरा है या सूना है। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम को हमारे साथ ध्यान से देखें और सुनें और हमारे साथ कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए और तैयार रहिए। चलिए आज के कार्यक्रम को जल्दी से शुरू करते हैं। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुक्कू, याद आया। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन।
ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी निश्चय ही गर्मतर हो रही है। पिछले दशक में सर्वाधिक गर्म वर्ष घटित हुए हैं तथा अधिकतम वैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्ष अधिकाधिक गर्म होने वाले हैं। अनेक जलवायु विज्ञानी कहते हैं कि 21वीं सदी में तापमान 3 से 8 डिग्री तक बढ़ेगा। वाह! तापमान बढ़ने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वह स्थिति है जब सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में रोक रखा जाता है, तब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी में ऊष्मा रोक रखी गई हो। अधिक गर्म दिनों में पार्किंग में खड़ी की हुई गाड़ी गर्मतर होती है। यह इसलिए कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश खिड़कियों द्वारा अंदर जा सकता है मगर बाहर नहीं आ सकता। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के साथ करता है। ऊष्मा और प्रकाश वायुमंडल अंदर आ सकता है मगर वह जा नहीं सकता है, क्योंकि वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसें ऊष्मा को रोक कर रखती है। नतीजा, तापमान बढ़ जाता है। पानी की अनेक जीवियां मर जाएंगी या जल का तापमान बढ़ जाने के कारण विलुप्त हो जाएंगी, जबकि वे जो गर्म जल में बच जाते हैं चाहते हैं अत्यधिक बढ़ जाएंगे। शायद कोरल रीफ में अत्यधिक विसुप्त करने वाली स्थिति है, जिनके ग्लोबल वार्मिंग के कारण मर जाने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग से इकोसिस्टम में प्राणियों के व्यवहार में अपरिवर्तनीय बदलाव आने की संभावना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत सा घन रूप में जल है तथा तापमान में बढ़त इस बर्फ को पिघला सकता है, जिसके फलस्वरूप समुद्री तल बढ़ सकता है। समुद्र पर बाढ़ आकर वहां के जीवन, पौधे, प्राणी तथा लोगों पर असर कर सकता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बारिश की मात्रा तथा तरीका परिवर्तित हो सकता है। वह जलवायु की घटनाओं को तीव्र कर सकता है, जैसे बाढ़, सूखा, लू चलना, आंधी, तूफान आदि। हम मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? वहाँ अनेक काम हैं जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। फॉसिल ईंधन को जलाकर उससे उत्पन्न गैसें, उद्योग तथा कृषि से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तथा चलने का प्रयास करो, बाइक या कार पूल कर लो, क्योंकि ड्राइव करने से आप फॉसिल ईंधनों को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है बिजली के कारण प्रदूषण। बिजली से अनेक प्रकार से प्रदूषण होता है। अन्य प्रदूषणों से वह बदतर है। अधिकतर मामलों में बिजली उत्पादन के लिए फॉसिल ईंधन जलाया जाता है, इसलिए बिजली का उपयोग कम करना हमेशा बेहतर है। और जैसे कि आपको मालूम है, पेड़ और हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, अतः पेड़ों को रोपना महान कार्य है। मनुष्य को जीवन देने वाली हवा को आज चारों ओर फैल रहे प्रदूषण ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि सांस लेने के लिए साफ हवा भी मयस्सर नहीं है।
बढ़ते हुए कल कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती गाड़ियों का धुआं, संयंत्रों में कोयले की बढ़ती खपत, ये सभी मिलकर हवा में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत में ही हैं। प्रदूषण के महीन कण PM 2.5 की मात्रा भारतीय शहरों में चीन के मुकाबले ज्यादा है। प्रदूषण के यही महीन कण सांस की बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से कहीं कम है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में अगर लोगों को पहले से जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हवा की गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को विभिन्न स्तरों पर दिखलाया जाता है। दुनिया के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से लोगों को इस बारे में पहले से सूचित किया जाता है कि इस दिन हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी होगी। इंडेक्स में 8 प्रदूषक तत्वों के आधार पर विभिन्न रंगों के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को एक पैमाने पर दर्शाया जाता है, जिसमें स्वच्छ हवा से लेकर संतोषप्रद और बेहद खराब प्रदूषित हवा को दिखलाया जाता है। इसी के आधार पर ये तय किया जा सकता है कि कौन सा समय बाहर निकलने के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से ये जानकारी उन लोगों के लिए जो सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं या बुजुर्ग और बच्चे हैं, खास महत्व की है। फिलहाल भारत के 10 शहरों में हवा की गुणवत्ता बताने की ये व्यवस्था लागू की जा रही है। सितंबर तक 46 शहर और जुड़ जाएंगे। निश्चित रूप से ये एक कारगर तरीका है, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन को कुछ अन्य इंतजाम भी करने पड़ेंगे। हेलो सुनहरी। अरे पानी तो है ही नहीं। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ चली गई? कमाल कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पहले से खड़ा था, कहाँ घुसे आ रहे हैं? मैं पहले यहाँ बाल्टी रख कर गया था। मम्मी, मम्मी, मम्मी। बंटी बेटा, अच्छा किया तू भी आ गया। सोसाइटी वालों ने टैंकर मंगाया है, चल तू भी लग जा लाइन में। सोचा था कि सुनहरी के एक्वेरियम का पानी बदलूंगा, लेकिन यहाँ तो पीने के पानी के लाले पड़ गए। रिंकी, बल्ली संभल कर। बंटी, तुम जॉगिंग पर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम भी पानी भरने में बिजी होगी। नहीं, मेरे घर में तो पानी है। क्या तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो नहीं आया, लेकिन मैंने और दादाजी ने ऐसा इंतजाम किया है कि 2-3 दिन तक और पानी न आए तो भी हमें पानी नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे कैसे? इस सोसाइटी के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि पानी की भी कभी कमी पड़ेगी, क्योंकि सब सोचते थे कि पानी तो धरती पर अनलिमिटेड है। हाँ, वो तो है। नहीं है, हर साल कम हो रही बारिश के चलते हमारे नदी नालों में पानी की कमी हो गई है और टूटे पाइपलाइन, खराब नल वगैरह से बहुत सारा पानी हमारे घरों तक पहुँचते पहुँचते भी बर्बाद हो जाता है। और फिर जो पानी हम तक पहुँचता है उसे हम बर्बाद कर देते हैं। तो जिस तरह आज हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आया, हो सकता है कल पूरे शहर या पूरी दुनिया में ना रहे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या रिंकी? देख बंटी, पानी बचाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा है वाटर कंजर्वेशन। जैसे हाथ धोते वक्त और ब्रश करते समय नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, गाड़ी को गीले कपड़े से साफ करना चाहिए, आरओ से निकलता वेस्ट पानी रीयूज करना चाहिए। हमने तो अपने घर में ऐसा डिवाइस लगाया है जो पानी के बहाव को कम कर देता है। ये डिवाइस किसी भी दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है और 40% पानी को भी बचाता है। रिंकी तो तुम्हें काफी पते की बात बता रही है। बारिश के समय छतों पर गिरने वाला पानी इकट्ठा करके भी बहुत काम किए जा सकते हैं। बाकी डिटेल्स तुम कभी घर पर आके ले लेना। थैंक यू दादाजी, मैं कभी पानी वेस्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस।
जल्दी संभल कर। हे बंटी, कहाँ घूम रहे हो? घूम नहीं रहा। नमस्ते दादाजी। बाजार तक गया था। आज दूध वाला घर नहीं आया और मार्केट में भी दूध नहीं है। ओह, क्या तुम्हारे यहाँ भी गोपाल दूध देने आता है? हाँ, गोपाल भैया ही दूध देने आते हैं। तभी। बंटी, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी ओल्ड फैशन कब से हो गई। अब आजकल ये झोला बोला लेकर कौन बाजार जाता है? वेल, ये तो मेरी आदत है। मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो झोला साथ लेकर ही जाती हूँ। पता नहीं, मैं तो जब भी बाजार जाता हूँ दोनों हाथ जेब में डालकर आराम से सड़क पे चलता हूँ। अब कौन झोला बोला लेकर जाए। और वैसे भी ये प्लास्टिक बैग कितनी कन्वीनियंट है और इसमें नुकसान ही क्या है? बंटी, तुमको पता है गोपाल आज तुम्हारे घर पर दूध देने क्यों नहीं आया? नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी गाय बीमार है, और वो इसलिए बीमार है क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। What? हाँ, प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गलने में बहुत वक्त लेता है। सड़क पर बिखरे प्लास्टिक बैग में खाना ढूंढते ढूंढते जानवर अक्सर प्लास्टिक बैग ही खा जाते हैं, जो उन्हें बीमार कर देता है और कभी कभी इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। प्लास्टिक का यूज करते करते हमने पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक का तैरता हुआ आइलैंड बना दिया है। साल 2050 तक हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कूड़ा ही होगा। तो दादाजी, क्या इस परेशानी से बचने का कोई तरीका नहीं है? तरीका बिल्कुल है। अगर हम बाजार जाते वक्त हमेशा अपना झोला अपने साथ ले जाएं, लोगों को प्लास्टिक कटलरी जैसे प्लेट, चम्मच वगैरह न इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करें, बोतल वाला पानी या प्लास्टिक पैक में आने वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें, और जहां तक हो सके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना सामान यूज करें। बायोडिग्रेडेबल यानी वो सामान जिसके सड़ने से या खराब होने पर धरती को कोई नुकसान न हो। और ये लो दूध, ये मैं एक्स्ट्रा लेके आया था। थैंक यू दादाजी। आई प्रॉमिस कि आज से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर करूँगा, ताकि मैं भी एनवायरनमेंट की रक्षा में कुछ मदद कर सकूं। नमस्कार बच्चों, अभी आपने 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था जलवायु परिवर्तन, और जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में व्यापक रूप से पड़ रहा है। हमारे राज्य में भी प्रत्येक वर्ष जो जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में बातचीत के लिए आज डॉक्टर सिराज वजी, जो प्रेसिडेंट गोरखपुर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप नई दिल्ली से हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ढेर सारी बातें करेंगे। सर, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को आज बताएं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारा ये सारी जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा मौसम। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ठंड आ रही है, जाड़े आ रहे हैं, इसके बाद
हमको सबको पता है कि वसंत ऋतु आएगी, वसंत ऋतु के बाद गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों के बाद फिर बारिश आएगी, बारिश के बाद फिर ठंडक आने लगेगी। तो ये पूरा एक क्रम है, इसको कोई चलाता नहीं है। आप कोई बटन नहीं दबाते हैं कि हाँ अब ठंड आने लगेगी, अब गर्मी आने लगेगी। ये तो अपने आप होता है, ये एक क्रम होता है, एक लय होती है। तो ये जो लय है, ये जो क्रम है, वो अपने आप चलता रहता है। पर हाल के दिनों में देखा क्या जा रहा है कि धीरे धीरे ये लय गड़बड़ा रहा है। गर्मी जल्दी आ जाती है, देर तक रहती है, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जाड़ों में ठंड थोड़ी कम पड़ने लगी है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये एक समस्या की बात है और हम लोग सब महसूस करते हैं इसको कि ये परिवर्तन आ रहा है। आप अपने परिवार में पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें, तो सब लोग बताएंगे कि हाँ, जैसा पहले मौसम होता था उससे अब में बदलाव हो गया है। दूसरी बात ये भी है कि हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, तापमान धीरे धीरे पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हमारी, जिसके वजह से हम लोगों को महसूस होती है, हम लोगों को दिखाई देती है। सर, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है और बच्चे जानने के लिए उत्सुक हैं कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं अभी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण क्या हैं? तो एक कारण तो बहुत बड़ा ये है कि हमारे धरती के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत बढ़ गई। आप सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोखता था, कौन एब्जॉर्ब कर लेता था? ये हम सबको पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब धरती पे अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, हरियाली कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित बढ़ेगी। और साथ में क्या हो रहा है कि जो हम जीवाश्म ईंधन हैं, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ कि जितना धरती के नीचे दबे हुए जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, उनसे अब क्या बन गया? पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, जलाने की लकड़ी हम लोग जलाते हैं जो वो बन गया। अब इसको जो जलाते हैं हम, उसकी वजह से भी गैसें निकलती हैं। वो गैसें जो हैं वो जा कर के वायुमंडल में मिल जाती है, जो फिर एक कारक होती है जलवायु परिवर्तन का। तीसरा बात ये भी है कि जो हम शहरों में, गाँव में जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, जो प्रदूषण होता है, जो धुआं निकलता है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा चिमनी से कितना धुआं निकलता है। तो ये सब जितनी गैसें हैं, ये गैसें निकल करके हमारे वायुमंडल में आती हैं और ये वायुमंडल में आने वाली गैसें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे तापमान को, धरती के तापमान को बढ़ाती है और उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का धरती का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ सर, अभी जिन कारणों के बारे में आपने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए यह जानना। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और विशेषकर से बच्चों पे? तो कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? जो सबसे कमज़ोर, जो अपने ताकत में, जो अपने शरीर में थोड़ा, तो बच्चे तो अभी विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बीमारियां बढ़ गई, चाहे वो त्वचा की बीमारी हो, चाहे सांस लेने की बीमारी हो, चाहे वो सर्दी ज़ुकाम की बीमारी हो। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि सब लोग, हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो ये जो बीमारियां हैं वो बीमारियां बढ़ती हैं अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बारिश अलग अलग समय पे होने लगी। जो पहले का समय था वो नहीं होती है, ज़्यादा बारिश एक ही दिन में हो जाती है। इन सब कारणों से होता क्या है कि बाढ़ ज़्यादा आ रही है, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, तूफान ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, वो भी बच्चों को प्रभावित करती हैं बहुत हद तक। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी हो जाती है, स्कूल डूब जाता है। तो ये सब जितने नुकसान हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और बच्चों को जो भोजन मिलता है,
जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी बहुत हद तक प्रभावित हो जा रहा है, क्योंकि कृषि का उत्पादन ही कम हो जाएगा तो हमको भोजन भी कम मिलेगा, हमको जो पोषण चाहिए वो भी कम मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो बच्चों को खास तौर से प्रभावित करती हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमारे बच्चों को बताएं। अब बात आती है कि हमको करना क्या चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की, क्योंकि ऐसे हम लोग सिर्फ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की तो कोई बात बनेगी नहीं। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, सबको जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। उसमें से आप क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि हरियाली को बढ़ा सकते हैं। आपके स्कूल में, आपके घरों पे, आपके खेतों में, आपके मोहल्लों में थोड़ी हरियाली बढ़ाना पड़ेगा। पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, घरों में पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे। तो एक तो हरियाली बढ़ानी होगी। दूसरा कि जो हम उपयोग करते हैं उस उपयोग में प्लास्टिक को निकालना होगा अपने जीवन से। प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ये प्रण ले लेना है कि अब प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम ईंधन जलाते हैं वो ईंधन अब जीवाश्म ईंधन कम से कम जलाएं, मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। अपने मोहल्ले में अपने साथ के बच्चों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को ये बताएं कि हमारे खेतों में जो अवशेष हैं उसको न जलाएं, उसको खाद के रूप में बना दें। तो जितना कम ये सब चीज़ें जलेंगी उतना ही कम प्रदूषण होगा, और जितना कम प्रदूषण होगा उतना ही कम जो है वो जलवायु परिवर्तन के ऊपर असर आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है हरियाली बढ़ाना, प्रदूषण घटाना, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाना। ये सारे काम अगर हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान हम लोग भी इस धरती के ऊपर एक अच्छा योगदान दे सकेंगे। तो ये उम्मीद आप सबसे है कि आप ज़रूर इस जलवायु परिवर्तन की बात को समझते हुए इन चीज़ों को लेंगे। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया और हमारे बच्चों को काफ़ी रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे एवं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपके द्वारा दी गई जानकारियों से बहुत लाभान्वित होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बच्चों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राहुल आज विद्यालय नहीं आया था। उसे सांस लेने में कष्ट हो रहा था। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी थीं और आराम करने के लिए कहा था। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, बच्चों, जानते हो ये बीमारी हमें क्यों होती है? सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। तब अध्यापक ने बताया, सांस की अधिकतर बीमारियां हमें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। गौरव ने पूछा, ये वायु प्रदूषण क्या होता है सर? अध्यापक ने कहा, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक आदि से निकलने वाला धुआं वायु में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है। इसी प्रकार मिलों, कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है। धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड काफी मात्रा में निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दूषित वायु ग्रहण करने के कारण ही हमें अनेक प्रकार की सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, टीबी आदि होती हैं। प्रदूषित शब्द का अर्थ क्या होता है? तभी आकाश ने अध्यापक से पूछा। अध्यापक ने बच्चों को समझाया कि प्रदूषित का अर्थ है दोषयुक्त, अर्थात खराब या गंदा होना। सुनैना ने तुरंत पूछा, हवा को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं? अध्यापक ने समझाया, इसका एक ही तरीका है कि हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि पेड़ दूषित हवा को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम जितने अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, हमें उतनी ही शुद्ध हवा मिलेगी। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, हम पेड़ जरूर लगाएंगे।
अध्यापक ने कहा, हाँ, ये जुलाई का महीना है। इस समय पौधे लगाने से बारिश के पानी से वे जल्दी ही बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। उनसे हमें फल फूल मिलते हैं और पेड़ों से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे वर्षा कराने तथा मिट्टी की कटान रोकने में भी सहायक होते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में होता है। इस तरह पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों, आओ आज से ही हम पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें। नमस्कार, आज हम लोग जल जीवन हरियाली के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। जल जीवन हरियाली बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वृक्ष वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना है। सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं तथा तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना। इस योजना के तहत बारिश के पानी को तालाब और मेड़ में सिंचित करना है जिससे फसलों की सिंचाई हो सके। इस योजना की खास बात यह है कि तालाबों की मेड़बंदी के ऊपर पेड़ पौधों की बुआई होती है। इसके लिए भी सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइनों का जीर्णोद्धार करना। जल सभी जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी पर अनमोल पदार्थ है। कोई भी प्राणी बिना पानी जीवित रहने की सोच भी नहीं सकता है। इसलिए जल स्रोतों का स्वच्छ एवं साफ रखना बहुत ही आवश्यक है। सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर इनका जीर्णोद्धार करना। यह कहना कठिन है कि पानी पीने योग्य दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में कम हो रही है। इसलिए पुराने कुओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इनका मरम्मत कर इनके पानी को पीने योग्य बनाना अति आवश्यक है। सार्वजनिक कुओं, चापाकलों, नलकूपों के किनारे सोख्ता, रिचार्ज तथा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है। छोटी छोटी नदियों, नालों के जल संग्रहण में जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। नए जल स्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाना। नदियों से नहरों द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन वाटर शेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है तथा पुनर्भरित जल की मात्रा भी अधिक होती है। इस माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया जा सकता है। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। हम सभी जानते हैं कि एक पेड़ एक साल में 20 किलो धूल सोखता है, 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है और 20,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। गर्मी में एक पेड़ के पास सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम तापमान रहता है। इस तरह घर के पास 10 पेड़ लगे हों तो आदमी की उम्र 7 साल तक बढ़ जाएगी। इस कारण जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। वैकल्पिक फसलों, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग।
सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की उष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित यंत्र चलाकर सौर ऊर्जा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत साबित होने वाली है। जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान, लोगों को इसके लिए जागरूक करना है। जल जीवन हरियाली अभियान में तालाब, पोखर, आहर और पईन जैसे जल स्रोतों पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया है। जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। इससे जमीन के अंदर के जल स्तर में सुधार हुआ है। धन्यवाद। जिया, जिया, पानी बंद कर दिया, बह रहा है। मैं नहीं कर रहा। जिया, भाई कर दे, बहुत देर से बह रहा है यार पानी। अबे मैं नहीं कर रहा ना, गेम खेल रहा हूँ मैं। अबे बंद कर दे, बहुत देर से बह रहा है यार। अबे नहीं कर रहा ना, गेम ओवर करा दिया। पागल है क्या बिल्कुल? कर देना यार। हाँ, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, तू क्या कर रहा है? मैं चैटिंग कर रहा हूँ यार। हाँ तुम चैटिंग करो, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, बस सारा काम मेरे ऊपर, ये कर दे वो कर दे। पानी है क्या? पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। अंकल पानी की बोतल है क्या? नहीं नहीं, पानी नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। बच्चों नमस्ते। आज आपने पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। आज आपको इसके अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण के बारे में बताया गया। साथ ही आज आपको वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे और उससे कैसे बचाव किया जाए इसके संबंध में भी जानकारी दी गई। बच्चों आज की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण के कारण हमारी पूरी धरती में बदलाव कुछ न कुछ होते जा रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, हिम ग्लेशियर गल रहे हैं, इस प्रकार की अनेकों समस्याएं आ रही है। तो आज आपने सीखा वो उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में बहुत काम आएगा और आप पर्यावरण की संरक्षण के प्रति जागरूक बनेंगे। तो बच्चों आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो अब हम चलते हैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अर्थात क्विज और गृह कार्य की तरफ। तो बच्चों आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको करना क्या है यह आपको पता होगा। आपको करना यह है कि प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उसके सही जवाब का चयन करना और उसे कॉपी पर लिखना भी है। तो उसके पश्चात हम आपको गृह कार्य देते हैं जो आपको सख्तावर करना होता है। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए और गृह कार्य के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी आपदा आती है? इसके विकल्प हैं, पहला बाढ़, दूसरा सुखाड़, तीसरा शीतलहर, चौथा वज्रपात, पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सुखाड़, शीतलहर, वज्रपात सभी आते हैं। दूसरा सवाल,
जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारक निम्न में से कौन है? तो इसके विकल्प हैं, पहला औद्योगिकीकरण, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा जनसंख्या में वृद्धि, चौथा ऊर्जा की अत्यधिक खपत, पांचवा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, अपने गांव के तालाब पोखर के पानी को स्वच्छ रखने के लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला तालाब में कपड़े धोना, दूसरा जानवरों का नहाना, तीसरा मोटर वाहनों को धोना, चौथा तालाब के किनारे शौच करना और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इसके जवाब पता होंगे। इसका जवाब है उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योग्य जमीन पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है? इसके विकल्प हैं, पहला कृषि योग्य भूमि में कमी, दूसरा भोज्य पदार्थों के उपज में कमी, तीसरा मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी, चौथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और पांचवा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, वायु प्रदूषण को कम करने के प्रभावी उपाय निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं, पहला खाना पकाने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, तीसरा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए और चौथा उपरोक्त सभी। बच्चों, आज आपको इसके बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में बताया गया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। छठा सवाल, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? इसके विकल्प हैं, पहला पेड़ पौधे मिट्टी को बांधे रखते हैं और मिट्टी कटने से रुकता है, दूसरा पेड़ पौधे से भूस्खलन की संभावनाएं कम होती हैं, तीसरा पेड़ पौधे वातावरण में विषैली गैसों को घुलने से रोकता है, चौथा पेड़ पौधे होने से वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, पांचवा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने जल एवं भूमि के संरक्षण के उपाय के साथ साथ वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाव के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? आज जो आपने सीखा उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं और अपने घर के आसपास कम से कम एक वृक्ष लगाएं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पर हम आसानी से रोकने का प्रयास कर सकें और वायु प्रदूषण को भी कम कर सकें। तो बच्चों, यह था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आपने जल एवं भूमि संरक्षण के उपाय के साथ साथ वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचने के बारे में जाना, समझा और सीखा। साथ ही आपने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी जाना और देखा। बच्चों, आज आपको डॉक्टर सिराज सर के द्वारा जलवायु परिवर्तन होता क्या है और जलवायु परिवर्तन का हम पर क्या सीधा असर हो रहा है, इसके बारे में भी आपने जाना। मुझे उम्मीद है आपसे जो प्रश्न पूछे गए या जो होमवर्क दिया गया वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। बच्चों, आज का इस कार्यक्रम में आपने जो भी देखा, समझा और सीखा वो आप अपने माता पिता, परिजनों, दोस्तों को अवश्य बताएं। तो इस शनिवार की तरह अगले शनिवार को भी मैं एक नए विषय पर एक नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तो अगले शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे डीडी बिहार चैनल पर इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से देखें। तो अगले शनिवार को मैं आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।